नमस्कार दोस्तों, O2IS अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कुलदीप है। वेलकम टू HPS प्रीलिम्स मार्क्स बूस्टर 2.0। हम लोग बात कर रहे हैं वी हैव रीच आवर डे 14 जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं ज्योग्राफी एनवायरनमेंट की, और दिस विल बी द लास्ट लेक्चर ऑन एनवायरनमेंट एंड विद दिस आई विल बी रैपिंग अप ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट एंड इवेंचुअली वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ योर रिवीजन। सो गाइज, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट पे लास्ट टॉपिक्स मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक्स करवा दिए थे, तो उसी में से एक लास्ट टॉपिक जो रह गया था दैट आई एम गोइंग टू टेक सम ऑफ द कंसेप्ट्स ऑफ पोल्यूशन एंड देन क्लाइमेट चेंज के थोड़े से कंसेप्ट्स और कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आपको बताने की कोशिश करूंगा जो मुझे लग रही है कहीं ना कहीं क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। सो आई होप यू आर फॉलोइंग दिस रेगुलरली एंड अगर आपने अभी तक नहीं किया तो HPS प्रीलिम्स मार्क बूस्टर 2.0 ये कोर्स करके हम लोगों ने अपनी एप्लीकेशन में लॉन्च किया हुआ है, जिसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को अपलोड कर रहे हैं, क्वेश्चंस को ऐड कर रहे हैं वहाँ पे सेक्शन वाइज। तो आप वहाँ पे जाके इन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर सकते हो। दैट इज गोइंग टू हेल्प यू रिवाइज द सिलेबस। नाउ अगेन जैसे मैंने आपको बताया, आज भी हम क्या बात करने वाले हैं, विल बी टॉकिंग अबाउट पोल्यूशन एंड कंसेप्ट्स। सो हम पोल्यूशन के ऊपर कंसेप्ट्स हम बात करेंगे। विल बी टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स कंसेप्ट्स एंड सम ऑफ द इंटरनेशनल गवर्नमेंटल इन्वायरमेंट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गाइस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर ड्यू। लेट अस टॉक अबाउट पोल्यूशन। सो गाइस, व्हाट एग्जैक्टली इज पोल्यूशन? एज यू ऑलरेडी नो, पोल्यूशन जो है इट इज एनी काइंड ऑफ सब्सटेंस जो हम अपने एनवायरनमेंट में ऐड करते हैं, जिसके कारण वो सब्सटेंस जो है वो एनवायरनमेंट में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स को हार्म करता है किसी ना किसी तरह से। ठीक है जी। अगर ऐसा कोई अनडिजायरेबल सब्सटेंस हम लोग ऐड कर रहे हैं तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग पोल्यूशन बोल देते हैं, और जो सब्सटेंस ऐड किया गया है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? उसको हम लोग पोल्यूटेंट बोल देते हैं। सो पोल्यूटेंट इज नथिंग बट द सब्सटेंस दैट इज गेटिंग एडेड। ठीक है जी। ये सब्सटेंस जो है कोई भी फिजिकल सब्सटेंस हो सकता है, केमिकल सब्सटेंस हो सकता है, कोई भी बायोलॉजिकल सब्सटेंस हो सकता है, कोई भी इस तरह का सब्सटेंस जब हम कुछ ऐड करते हैं अपने एनवायरनमेंट में दैट कॉजेज द हार्म्स टू दी ऑर्गेनिजम्स, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? इसको हम लोग पोल्यूशन कंसेप्ट बोल देते हैं। एग्जांपल जैसे कि हम लोग DDT, ठीक है, इट्स अ केमिकल, डाइक्लोरोडाइफेनाइल ट्राइक्लोरोथेन, बहुत फेमस पेस्टिसाइड है जो हम लोग फर्टिलाइजर्स की तरह और जो हमने पेस्टिसाइड की तरह एग्रीकल्चर में यूज करते थे। एंड अगेन इट कॉज्ड पोल्यूशन थ्रू आउट द एनवायरमेंट, के कारण बहुत सारी बर्ड्स की पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन कर गई। ठीक है जी। सिमिलरली दिस इज डाइक्लोफिनैक, है ना। डाइक्लोफिनैक अगर आपने सुना होगा तो अगेन इट इज द प्राइम कॉज ऑफ रिडक्शन इन द वल्चर पॉपुलेशन इन इंडिया। जो वल्चर पॉपुलेशन रिड्यूस हो रही है इंडिया में, इट इज कॉज्ड बाय द प्रॉब्लम ऑफ डाइक्लोफिनैक। सो ये सारे कहें दे आर pollutants and this whole process is called as pollution। जो अलग अलग तरह का पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है अगर हम पोल्यूटेंट्स एयर में ऐड करें तो इट बिकम्स एयर पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन, अनवांटेड हम लोग साउंड ऐड करते हैं एनवायरनमेंट में तो दैट बिकम्स नॉइस पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन, वाटर में अगर हम लोग कुछ इस तरह का पोल्यूटेंट ऐड करते हैं इट बिकम्स वाटर पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन इज देयर, थर्मल पोल्यूशन, दैट मीन्स अगेन टेम्परेचर चेंजेस, जो हम लोग रैपिड टेम्परेचर चेंजेस इंट्रोड्यूस करते हैं एनवायरनमेंट, दैट ऑल्सो कॉजेस पोल्यूशन। एंड फाइनली रेडिएशन पोल्यूशन मीन्स एडिंग रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज इन द एनवायरनमेंट विच कॉजेस रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट आपको क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए पोल्यूटेंट्स की। एक होती है आपकी प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, एक होते हैं आपके सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। बेस्ड ऑन दी फॉर्म, कौन सी फॉर्म में ये एनवायरनमेंट में मिलते हैं उस हिसाब से हम लोग प्राइमरी पोल्यूटेंट एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स को क्लासीफाई करते हैं। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स वो होते हैं जो प्राइमरी फॉर्म में जैसे ही वो एनवायरनमेंट पे रिलीज हुए उसी फॉर्म में वो उस एनवायरनमेंट को हार्म करने वाले हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी पोल्यूटेंट बोलते हैं। जो आपका सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स होते हैं वो पोल्यूटेंट्स होते हैं जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के रिएक्शंस के कारण बनते हैं। ये एज इन सच प्राइमरली रिलीज नहीं किए जा रहे किसी एक्टिविटी के थ्रू, बट ये जो कॉकटेल वहां पे बन जाता है एनवायरनमेंट में, जो कॉकटेल बनता है प्राइमरी पोल्यूटेंट्स का, उनकी रिएक्शन के कारण आपको सेकेंडरी पोल्यूटेंट देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ये जो है अगेन ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मिश्रण से बनता है, जो कि एयर पोल्यूशन में स्मोक, फोटोकेमिकल स्मोक का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बनता है। ठीक है जी। सो इस तरह के जो है क्लास पोल्यूटेंट्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी, एक होता है आपका सेकेंडरी। ठीक है जी। देन बेस्ड ऑन द एग्जिस्टेंस हम लोग देखते हैं कि एक होता है आपका क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट, एक होता है आपका क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट। क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट वो पोल्यूटेंट्स होते हैं जो कि कुछ क्वांटिटी के बाद जो है पोल्यूटेंट की तरह काम करते हैं एंड बिफोर दैट दे आर नॉट एग्जैक्टली द पोल्यूटेंट। दैट मीन्स वो अगेन एनवायरनमेंट में आपको रेगुलरली मिलेंगे, देखने को मिलेंगे, बट अगेन अगर उनकी
कंसंट्रेशन कुछ परसेंटेज से ज़्यादा हो जाती है, देन दे बिकम क्वांटिटी पोल्यूटेंट। सबका बेस्ट एग्जांपल जो है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है जी। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक अभिन्न अंग है हमारे एटमॉस्फेयर का, बट सेल्स इसकी जो कंसंट्रेशन इट हैज़ इंक्रीज बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। हम लोग देख रहे हैं ग्लोबल ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो इंक्रीज हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है जी। सो दैट इज वन पार्ट ऑफ इट। सिमिलरली क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट्स, क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट्स वो पोल्यूटेंट होते हैं जो किसी भी कॉन्सेंट्रेशन में, किसी भी उनका कोई भी कॉम्पोजिशन हो, कोई भी कंसंट्रेशन हो, उसमें जो है दे विल ऑलवेज बी पोल्यूटेंट। जैसे कि कोई फंगिसाइड हो गया, हर्बिसाइड, डीडीटी, प्लास्टिक, इन एनी फॉर्म प्लास्टिक जो है इट इज़ अ पोल्यूटेंट ओनली। बट कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है इन स्मॉलर कंसंट्रेशन दे आर नॉर्मल थिंग, बट अगेन हाइयर कंसंट्रेशन में दे आर बैड फॉर अस, ठीक है। सो इट इज बेस्ड ऑन द एग्जिस्टेंस। सो फॉर्म के बेसिस पे आपका जो प्राइमरी पोल्यूटेंट, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स एंड एग्जिस्टेंस के पर्पज से आपका जो है दैट इज क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट्स एंड क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट्स, ओके। So let us start with the first aspect, that is air pollution. Now air pollution में वही बात है कि भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग pollutants ऐड करते हैं इन दी एयर environment में जो एयर है उसमें हम pollutants ऐड करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, the whole environment becomes harmful for that particular organism, किसी भी organism के लिए harmful हो जाता है। So again there are lots and lots of things causing air pollution, जैसे कि सबसे important चीज़ है that is fossil fuel burning। हम लोग continuously fossil fuel burn कर रहे हैं, अपने vehicles में burn करते हैं, डीजल जेनसेट्स हो गए आपके, बहुत सारे एरियाज में हम लोग fossil fuel burn कर रहे हैं, पावर प्रोड्यूस करने के लिए फॉसिल फ्यूल बर्न कर रहे हैं। तो उससे जो है बहुत सारी हार्मफुल गैसेस निकलते हैं जो एनवायरनमेंट को हार्म करते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑल टुगेदर क्या कर रही है, वो जैसे मैंने आपको बताया इट्स अ क्वांटिटी पोल्यूटेंट, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट को जो है इंक्रीज कर रही है एंड दैट इज कॉजिंग दी ग्लोबल वार्मिंग। इसके बारे में थोड़ा आगे बात करेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड, देखो जब भी कोई कार्बन बेस्ड कंपाउंड जो है, कार्बन जो मटेरियल है वो बर्न करता है और लाइक बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बर्न करता है, तो वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड जरूर बनती है। सो कार्बन मोनोऑक्साइड इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। कार्बन मोनोऑक्साइड इज द रीजन फॉर द एस्पेक्शियल डेथ्स, जो आपने सुना भी होगा, बचपन में हम सुनते हैं कि बंद कमरे में अंगीठी जहां जल रही हो, वो बंद कमरे में अनवेंटिलेटेड रूम में हमें नहीं सोना चाहिए। क्यों? बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है और वो क्या करती है, वो हमारे हेमोग्लोबिन को जो है या ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को रिड्यूस कर देती है, ठीक है जी। सिमिलरली सल्फर डाइऑक्साइड काफी प्रोड्यूस होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, दे आर द प्राइम रीजन फॉर एसिड रेन या एसिड जो हमारा डेपोजिशन देखते हैं वो उसके लिए प्राइम रीजन है, ठीक है जी। वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो रिलीज होते हैं, जैसे बेंजीन है, थाइलिन है, इस तरह के जो है कंपाउंड्स रिलीज होते हैं जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं। ओजोन का फॉर्मेशन हो देखने को मिलता है। ओजोन बेसिकली इट्स अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट, ये जो है अगेन सॉरी इट्स नॉट सेकेंडरी, इट्स प्राइमरी पोल्यूटेंट। अगेन ये इंटरनल कंबशन इंजन में बनता है, बिकॉज वहाँ पे हाई टेम्परेचर में, हाई प्रेशर में इस रिएक्शंस हो रही है, जहाँ पे आपको ग्राउंड लेवल ओजोन बनते दिखेगा। ब्लैक कार्बन या सूट जो बेसिकली आपके एग्जॉस्ट पाइप से निकलता है, दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ पोल्यूटेंट। एंड देन फाइनली पर्टिकुलेट मैटर 10 एंड पर्टिकुलेट मैटर 2.5। 10 मीन्स 10 माइक्रोन्स, 2.5 मीन्स 2.5 माइक्रोन्स, ठीक है जी। सो 10 माइक्रोन्स कंपैरेटिवली बड़ा होते हैं। ये पर्टिकुलेट मैटर अगेन पूरे एटमॉस्फेयर में आपको देखने को मिलेंगे, स्पेशली जहाँ पे व्हीकलर इमिशन ज़्यादा होते हैं वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। एंड इवेंचुअली ये जो है हवा में जाते हैं, देन इवेंचुअली दे गेट इनसाइड अस, ठीक है। पर्टिकुलेट मैटर 10 जो है वो तो ज़्यादा सस्पेंडेड नहीं रहता है और हम लोग उसे फिल्टर कर पाते हैं, बट 2.5 इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस। क्यों? बिकॉज वो ज़्यादा देर तक हवा में सस्पेंडेड रहता है और मतलब कि हम लोग जब इनहेल करते हैं तो हमारे नेजल सिस्टम को बाईपास करके लंग्स में पहुंच जाता है और वहाँ पे बहुत सारे इश्यूज करता है, जैसे कि लंग इन्फ्लेमेशन हो गया आपका, न्यूमोकोनियोसिस जैसी बीमारियां हो गई, इस तरह की बहुत सारी बीमारियों को इंड्यूस करता है, ठीक है। जो एस्थमेटिक लोग होते हैं उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, ठीक है। सो पर्टिकुलेट मैटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फॉसिल फ्यूल के कंबशन से होता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटीरियल से होता है, जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जहाँ पे हो रही थी वहाँ पे भी बनता है। सो ऑल ऑफ दीज आर बेसिकली दी पोल्यूटेंट जो हमें फॉसिल फ्यूल बर्निंग से देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। इससे दो इंपॉर्टेंट जो आपकी टर्म्स यूज होती हैं, दिस इज लंदन स्मोक एंड लॉस एंजलिस स्मोक, ठीक है। लंदन स्मोक को हम लोग एक सल्फ्यूरियस स्मोक भी बोलते हैं, बिकॉज सल्फर स्मोक भी बोलते हैं। क्यों? बिकॉज दिस इज दी फॉगिंग कंडीशन। स्मोक का पहले मतलब आप समझ लो, स्मोक इज नथिंग बट स्मोक प्लस फॉग। फॉग जो है, अगर वाटर कंडेंसेशन हो रहा है स्मोक पार्टिकल्स के ऊपर, तो वो क्या बनाता है, वो स्मोक बनाता है, ठीक है जी। तो सल्फ्यूरियस स्मोक में बेसिकली क्या होता है, प्राइमरी कंसंट्रेशन सल्फर डाइऑक्साइड का होता है और ये कहाँ से निकलते हैं, मोस्टली कोल कंबशन से निकलती है। लंदन में या फिर पुराने टाइम पे यूके में जो है बहुत ज़्यादा कोल यूज़ किया जाता था और वहाँ पे आपको इस तरह के स्मोक देखने को मिलते थे। लॉस एंजलिस स्मोक जो है
इट इज़ एक्चुअली कॉल्ड एज फोटोकेमिकल, इट इज़ नथिंग बट फोटोकेमिकल स्मोक। एंड ये फोटोकेमिकल स्मोक जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड आपका जो ग्राउंड लेवल ओजोन है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनके कारण बनता है। तो अगेन ये सारे आपके जो पोल्यूटेंट्स है दे आर फाउंड इन दी इंटरनल कंबशन इंजन। सो वहाँ पे जहाँ पे बहुत सारी कार्स हैं, बहुत सारे इंटरनल कंबशन इंजन यूज़ हो रहे हैं, व्हीकल इमिशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे आपको लॉस एंजलिस स्मोक या फोटोकेमिकल स्मोक बनने को दिखता है। ठीक है जी। सो ये आपको यहाँ पे इनके जो है प्राइमरी पोल्यूटेंट यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और इसे एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट बनता है कॉल्ड एज पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ठीक है जी। सो पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ओजोन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है दे फॉर्म योर फोटोकेमिकल स्मोक। ठीक है, क्वेश्चन भी आया हुआ है इसके ऊपर। ओके, एनीवेज, तो उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं इंडस्ट्रियल प्रोसेस। ठीक है जी, ये फॉसिल फ्यूल्स हो गए। देन उसके बाद इंडस्ट्रियल प्रोसेस कॉज अ लॉट ऑफ एयर पोल्यूशन, बहुत सारे जो है आपके पोल्यूटेंट्स हवा में छोड़े जाते हैं इंडस्ट्रियल प्रोसेस, जैसे फ्लाई ऐश है। ठीक है जी, मोस्टली जो कोल बेस्ड पावर प्लांट्स है वो फ्लाई ऐश बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, दैट कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है जी, आसपास जब फ्लाई ऐश गिरती है तो इट कॉजेज मेटेलिक जो ऑक्साइड्स हैं इनका कंटेमिनेशन, हैवी मेटल कंटेमिनेशन करता है, क्योंकि फ्लाई ऐश के अंदर बहुत सारे जैसे कैडमियम, निकल, आर्सेनिक, लेड, इस तरह के हैवी मेटल्स आपको देखने को मिलते हैं और ये आसपास के एटमॉस्फेयर को खराब करते हैं। ठीक है जी, हमने फ्लाई ऐश की पॉलिसी भी बना रखी है जिसमें हम लोग फ्लाई ऐश को यूज़ करने की बात करते हैं इन कंस्ट्रक्शन मटीरियल्स एज वेल एज इन दी रोड मेकिंग। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस जो कि मेटल ऑक्साइड्स को एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज करते हैं, जैसे कि लेड है, आर्सेनिक, कैडमियम, मर्करी, ये सारे जो हैं क्या करते हैं, कुछ ना कुछ डिजीज कॉज करते हैं। जैसे आपका आर्सेनिक है, ये बेसिकली इट इज ऑल्सो पॉइजनस। ठीक है जी, कैडमियम है, इट कॉजेज इटाई डिजीज है। ठीक है, इटाई डिजीज बेसिकली जॉइंट्स को हार्ड कर देता है, तो इटाई डिजीज बेसिक जो आपके नीज होते हैं उनसे नॉकिंग की आवाज़ आती है, इटाई डिजीज। मर्करी, इट कॉजेज मिनीमाटा डिजीज। ठीक है जी, एंड आर्सेनिक ये जो है आपका इट कॉजेज ब्लैक फुट डिजीज। ये डिजीज थोड़े से इंपॉर्टेंट है, याद करने के लिए रखने चाहिए। लेड जो है इट ऑल्सो कॉजेज आई थिंक इट कॉजेज ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो ये आपको जो है आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, एनीवेज, तो इसके बाद हम लोग और जैसे कि और थोड़ा सा ऑक्यूपेशनल हैजर्ड देखते हैं, स्पेशली जो माइंस में वर्किंग होती है, इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग माइंस वाले रीजन में, या माइन प्रोसेसिंग, या फिर आपका मोस्टली ये प्रोसेसिंग होती है, उसके अंदर हम लोग देखते हैं दिस इज एबेस्टोसिस। ठीक है जी, एबेस्टोसिस इज लाइक सिलिकेट मिनरल्स बहुत ज़्यादा जब हम इनहेल कर लेते हैं दैट कॉजेज लंग्स टू बिकम इन्फ्लेमेटेड एंड दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है जी, इसके अलावा नैनो पार्टिकल्स हैं, नैनो पार्टिकल्स ऑल्सो लाइक फाइन इंडस्ट्रियल प्रोसेस से नैनो पार्टिकल्स काफ़ी निकलते हैं, जैसे कार्बन नैनो पार्टिकल्स हैं, या नैनो जो वेस्ट है वो काफ़ी निकलने लग गया है, जिसके कारण क्या होता है, अगेन इट कॉजेज, जैसे ब्लैक कार्बन है, इट्स ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ नैनो वेस्ट। सो अगेन इससे क्या हो रहा है, इससे जैसे कि ग्लेशियर्स हैं, वहाँ पे जब ये ब्लैक कार्बन डिपॉजिट होता है, इट कॉजेज देयर मेल्टिंग, इट इंक्रीज इट देयर मेल्टिंग। ठीक है जी, देन उसके बाद ये स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स हैं, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स हैं, या हाई अल्टीट्यूड क्लाउड्स हैं, उनकी भी फॉर्मेशन में इफेक्ट करता है, जिसके कारण काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ठीक है जी, फाइनली क्लोरोफ्लोरोकार्बन से आपके CFCs हैं, अगेन दे आर लीडिंग टू कॉजेशन ऑफ ओजोन डिप्लीशन। ठीक है, जो आपका स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर है उसकी डिप्लीशन में भी इनका बहुत बड़ा हाथ है, CFCs का। तो जनरली दो हाइड्रोकार्बन जिसमें आपको फ्लोरीन या क्लोरीन या ब्रोमीन के आपको सब्सटेंसेस देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, देन दिस वन प्रॉब्लम कॉल्ड एज इंडोर एयर पोल्यूशन। इंडोर एयर पोल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा इशू है, क्यों, बिकॉज बंद कमरों में लाइक जनरली वी फाउंड इट देयर इन, जहाँ पे आपको फॉल्टी इंडस्ट्रियल डिज़ाइन देखने को मिलते हैं, फॉल्टी डिज़ाइन हो गए वहाँ पे आपको, जैसे पेंट्स है, कारपेट्स है, फर्नीचर हैं, डिसइंफेक्टेंट्स हैं, फ्यूमिगेंट्स हैं, इन सब से जो है बहुत सारे पोल्यूटेंट रिलीज होते हैं, जैसे कि एरोमेटिक कंपाउंड्स है, आपके बेंजीन है, इथाइलिन है, या फॉर्मेल्डिहाइड है, इस तरह की चीज़ें जो फॉर्मेल्डिहाइड स्पेशली पेंट्स एंड वार्निशेस से निकलता है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, दे कॉजेज इंडोर एयर पोल्यूशन। इसके अलावा जो है नॉट यूजिंग ऑफ क्लीनर फ्यूल। ठीक है जी, आप पोल्यूटिंग फ्यूल्स का इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे फ्यूल वुड इस्तेमाल करो, तो उससे भी बहुत सारा जो है क्या होता है, पोल्यूटेंट निकलते हैं, विच इवेंचुअली कॉजेज प्रॉब्लम टू दी इन्वायरमेंट। ठीक है, सो ये कुछ बेसिकली एयर पोल्यूटेंट्स हैं, या ये कुछ बेसिकली पोल्यूशन या उसके आपको एस्पेक्ट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब प्रिवेंशन कंट्रोल की बात करें तो इंडोर एयर पोल्यूशन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अगेन वेल वेंटिलेटेड हाउसेज होने चाहिए, प्रॉपर जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग डिज़ाइन है, दैट हैज़ टू बी प्रॉपर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए, एंड इसके अलावा जो अर्बन प्लानिंग है दैट हैज़ टू बी वेरी वेरी गुड। ठीक है जी, अर्बन प्लानिंग अच्छी हो, लाइक बिल्डिंग हाउसेज जो हैं, बिल्डिंग डिज़ाइन जो है वो
प्रॉपर होंगे तो इंडोर एयर पोल्यूशन हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है, क्रॉस वेंटिलेशन एंड ऑल करके। इंडस्ट्रियल एयर पोल्यूशन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बेटर इक्विपमेंट ले सकते हैं ताकि जो एयर में हम लोग पोल्यूटेंट रिलीज कर रहे हैं उनको हम लोग मिनिमाइज कर सके, जैसे कि फिल्टर्स हो गए आपके, ठीक है जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स हैं, कैटालिटिक कन्वर्टर्स हैं, चिमनीज की हाइट इंक्रीज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग स्क्रबर्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो यू कैन सी दिस इज स्क्रबर, बेसिक स्क्रबर वर्किंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स हैं, ये सारे क्या काम करते हैं, ये कहीं ना कहीं अगेन इस एस्पेक्ट को या इस पर्टिकुलर जो पोल्यूटेंट्स रिलीज हो रहे हैं इंडस्ट्रियल प्रोसेस से उनको रिलीज करना कम कर देंगे या बंद कर देते हैं, ठीक है जी। तो इनको भी हम लोग यूज कर सकते हैं। देन व्हीकलर पोल्यूशन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अगेन इनकी इमिशंस को रिड्यूस कर सकते हैं बाय फॉलोइंग इमिशन नॉर्म्स। हम लोगों ने ऑलरेडी किया है, हम लोग BS6 नॉर्म्स के ऊपर आ गए हैं, ठीक है जी। सो ये टाइमलाइन आप प्रॉपर देख लेना, BS नॉर्म जो हमने 2000 में स्टार्ट किया था, देन हमने 2000 BS2 लेके आए, फिर हम BS3 लेके आए, देन हम लोगों ने BS4 जो है वो 2017 तक लॉन्च कर दिया था, एंड देन उसके बाद BS6 हमने ऑल टुगेदर 2020 में लॉन्च किया है, ठीक है जी। सो हमने BS5 ऑल टुगेदर जो है स्किप कर दिया है, ठीक है। इसके अलावा पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट्स हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ताकि आपका व्हीकल जो है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है और उसके अंदर ज़्यादा इमिशंस नहीं निकल रही हैं। सो ये इमिशंस नॉर्म्स कर सकते हैं, PUC हम लोग कर रहे हैं। देन उसके बाद व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी जो है ये निकल के आ गई है, तो इससे क्या होगा, जो ओल्ड व्हीकल्स है, जो पोल्यूटिंग व्हीकल्स हैं, उनको भी हम लोग जो है प्रॉपर स्क्रैपिंग, इनकी प्रॉपर स्क्रैपिंग पॉलिसी जो है निकल के आएगी, ठीक है जी। क्लीनर फ्यूल्स का इस्तेमाल करना, ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जैसे कि हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अब CNG में कन्वर्ट कर रहे हैं, एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं उसके ऊपर हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट जो है फेम स्कीम लेके आई है, सो अगेन इसके तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर जो है मैन्युफैक्चरिंग में एज वेल एज मतलब रिटेल एंड बाइंग में जो है हम लोग सब्सिडीज प्रोवाइड कर रहे हैं, सो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगेन ऑल ऑफ दिस विल लीड टू रिडक्शन इन दी व्हीकलर पोल्यूशन, ठीक है जी। इसके अलावा और हमने कुछ मेजर्स क्या क्या किए हैं, जैसे कि हम लोगों ने नेशनल ग्रीन हाईवे प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है जी। हम लोग वहाँ पे क्या करें, ग्रीन कॉरिडोर्स बना रहे हैं हाईवेज के साथ साथ में। नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम जो हम लोग चला रहे हैं। इसके तहत हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने एयर क्वालिटी इंडेक्स बना रखा है, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स बना रखा है, उसके पैरामीटर्स बना रखे हैं, और एयर क्वालिटी इंडेक्स में हम टोटल 8 इंडिकेटर्स को मेजर करते हैं ऑन द 24 आवर बेसिस, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एयर पोल्यूशन किसी पर्टिकुलर एयर की क्वालिटी को हम लोग क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, ठीक है जी। तो ये 8 एयर पोल्यूटेंट जो है आप प्लीज याद करके जाना कौन कौन से हैं, सो वो आपको PDF में मिल जाएंगे, ठीक है। देन हम लोगों ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम भी हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा है, स्पेशली 122 उन सिटीज में जो कि एयर पोल्यूशन से काफी ज्यादा ग्रस्त हैं और वो अपने एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को एडहियर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। सो ये सारे काम हम लोगों ने यहाँ पे किए हैं एयर पोल्यूशन के लिए। देन आगे बढ़ते हैं वाटर पोल्यूशन के ऊपर। वाटर पोल्यूशन के ऊपर भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है पॉइंट सोर्स ऑफ पोल्यूशन एंड नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ पोल्यूशन। पॉइंट सोर्स ऑफ पोल्यूशन इज क्या हुआ, जैसे फॉर इंस्टेंस मैंने फैक्ट्री लगाई है, एक इंडस्ट्री लगाई है, और सीधा जो है पोल्यूशन को मैं किसी नदी में फेंक देता हूँ, तो दिस इज, या कोई जो वेस्ट है इसका जो इफ्लुएंस है वो मैं सीधा नदी में फेंक देता हूँ, तो दिस इज बेसिकली पॉइंट सोर्स ऑफ पोल्यूशन, ठीक है जी। एंड देन सडनली नेक्स्ट उसमें क्या है, दिस नॉन पॉइंट सोर्स में क्या होता है, मैंने खेत लगा रखा है कहीं पे, और खेत में जो है मैं पेस्टिसाइड डालता हूँ, और पेस्टिसाइड जो है वो इवेंचुअली बारिश के साथ बह के वो धीरे धीरे जो है वो क्या छोटी स्ट्रीम में आएगा, छोटी स्ट्रीम से देन वो नई बड़ी स्ट्रीम में आ गया, तो दिस इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट सोर्स या नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ पोल्यूशन, ठीक है। सो पॉइंट सोर्स एंड नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ पोल्यूशन हमें देखने को मिलता है। कॉजेज कौन कौन से होते हैं वाटर पोल्यूशन के, सबसे पहला कॉज, सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है सीवेज वेस्ट, ठीक है। जो आपका सॉलिड वेस्ट, जो आपका डोमेस्टिक वेस्ट निकल रहा है सिटीज से, अर्बन एरिया से, वो सारा जो है क्या होता है, इवेंचुअली इट एंड्स अप इन द रिवर्स या इस तरह की वाटर बॉडीज में एंड अप होता है, विच कॉजेज अ लॉट ऑफ वाटर पोल्यूशन, ठीक है जी। इससे क्या होता है, अगेन इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ, जब जितना भी सॉलिड वेस्ट होगा तो क्या होगा, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए लाइक बैक्टीरिया वहाँ पे पनपेंगे, यानी बैक्टीरिया क्या करेंगे, ऑक्सीजन डिमांड करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने पैरामीटर्स बना रखे हैं टू अंडरस्टैंड कि कितना जो है वाटर पोल्यूटेड है, जिसे हम कहते हैं डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। किसी भी पानी के अंदर आपको डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन देखने को मिलेगा, एंड जितना ज़्यादा ऑक्सीजन बैक्टीरिया या बाकी जो यहाँ पे आपके माइक्रोब्स यूज करेंगे तो उतना ही ज़्यादा कम ऑक्सीजन पानी के अंदर होगा और उतना ज़्यादा पोल्यूटेड हम पानी को मानते हैं, ठीक है। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन हम लोग बोलते हैं। अगर 8 mg पर लीटर के हिसाब से इतना अगर आपको ऑक्सीजन मिल रहा है तो इट इज़ कंसिडर्ड ओके, बट इसके नीचे हम लोग इसे पोल्यूटेड मानते हैं। 4 mg जो है पर लीटर, इट इज़ कंसिडर्ड दैट इट इज़ नॉट इवन फिट फॉर बेदिंग, है ना, ड्रिंकिंग तो छोड़ो, बेदिंग के लिए भी ठीक नहीं है, ठीक है। सो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन हम लोग देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक और टर्म यूज करते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। उसमें हम देखते हैं कि कितनी ऑक्सीजन की डिमांड है पर्टिकुलर वाटर सोर्स के अंदर, एंड देन हम देखते हैं थर्ड वन इज केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसमें हम देखते हैं कितना केमिकल डिमांड है
ऑक्सीजन का एक पर्टिकुलर वाटर बॉडी में, ठीक है। बीओडी में क्या होता है, जनरली हम लोग डिग्रेडेबल ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स को ब्रेक डाउन का जो है ऑक्सीजन डिमांड देखते हैं, बट केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में हम लोग डिग्रेडेबल जो आपके बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं एज वेल एज बायोडिग्रेडेबल नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड, उनका भी हम लोग जो है यहाँ पे ऑक्सीजन डिमांड देखते हैं, ठीक है। सो दिस इज कंपैरेटिवली अ बेटर कह सकते हो मेजर टू अंडरस्टैंड कि कितना जो है पर्टिकुलर वाटर पोल्यूटेड है, ठीक है कि नहीं। देन इज इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट अगेन बहुत सारे इंडस्ट्रियल वेस्ट जिसमें पीछे आपको बताए हैं, ठीक है। हैवी मेटल टॉक्सिक वेस्ट जो है वो हम लोग पानी में रिलीज कर रहे हैं विच कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। जैसे मैंने बात करी विच आर्सेनिक है, लेड है। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जैसे कि मरकरी वेस्ट है ना। जो हिंदुस्तान यूनिलीवर है इसकी मरकरी वाली फैक्ट्री में लाइक कोडे कनाल में जो है मरकरी कंटेमिनेशन हो गया था विच कॉज लॉट ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। सिमिलरली मिनीमाटा परफेक्चर जापान में, वहाँ पे भी मर्क्यूरी कंटेमिनेशन हो गया था, वहीं से मिनीमाटा कन्वेंशन है, मिनीमाटा डिजीज निकल के आया है, ठीक है। सो ऑल ऑफ दिस आर बेसिकली वाटर पोल्यूशन सोर्सेज, ठीक है। एग्रीकल्चर सोर्सेज जैसे कि हम लोग फर्टिलाइजर्स, एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, इवेंचुअली इससे क्या होता है फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड से ये क्या करता है, ये जब ड्रेन होके ये वॉश आउट होके ये जब ओशन सॉरी आपका वाटर बॉडीज में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे दे कॉज समथिंग कॉल्ड एज एल्गल ब्लूम, ठीक है जी। वहाँ का जो एल्गा है वो इस न्यूट्रिशन से ब्लूम करता है और इससे क्या होता है सारी इकोलॉजी खराब हो जाती है। इस प्रोसेस को हम लोग यूट्रोफिकेशन कहते हैं। बहुत सारा एल्गे ब्लूम करेगा तो क्या करेगा, वो बेसिकली आसपास के जो पानी है उसका ऑक्सीजन को जो है खत्म कर देगा। जब इस एल्गे की डेथ होगी तो उसके ऊपर माइक्रोब्स वर्क करेंगे तो उससे भी बहुत सारा ऑक्सीजन कंज्यूम होगा। प्लस ये क्या करेंगे, ये काई की एक चादर बिछा देते हैं पानी के ऊपर जिससे सनलाइट पेनिट्रेशन रुक जाता है। तो इन सब से क्या होता है कि धीरे धीरे जो वाटर सोर्स है वो मरने लग जाता है, उसके अंदर जो भी ऑर्गेनिजम्स है वो खत्म होने लग जाते हैं, ठीक है जी। ये हम लोग देखते हैं। सिमिलरली दिस टर्म कॉल्ड एज बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन। नाउ व्हाट इज दिस बायो एक्यूमुलेशन? बायो एक्यूमुलेशन देखते हैं हम, कोई भी जो पोल्यूटेंट है वो धीरे धीरे क्या होता है वो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक्यूमुलेट करने लग जाता है। जैसे हम लोग अब बात करें किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, मान लीजिए कोई बर्ड है उसके अंदर क्या हो रहा है, या कोई फिश है उसके अंदर क्या हो रहा है, धीरे धीरे लेट अस से किसी पॉन्ड में जो है आप बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड जो है वो ऐड हो रहा है, तो फिश के अंदर धीरे धीरे क्या होगा, ये फिश के अंदर जो है ये बायो एक्यूमुलेट करने लग जाएगा, मींस ऐड होने लग जाएगा, ये पेस्टिसाइड जो है इसकी कंसंट्रेशन बढ़ने लग जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड एज बायो एक्यूमुलेशन, ठीक है जी। तो और सिर्फ ये फिश के अंदर ही नहीं बढ़ेगी, इस फिश को खाने वाले बड़ी फिशेज के अंदर और इस बड़ी फिश को खाने वाली स्टॉक के अंदर, तो इसके अंदर भी जो है ये बढ़ने लग जाएगा, ठीक है जी। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉल्ड एज बायो मैग्निफिकेशन। दैट मीन जैसे जैसे हम ट्रॉफिक लेवल के ऊपर जाते हैं हम लोग देखते हैं कि जो पोल्यूटेंट है इसका कंसंट्रेशन भी क्या हो रहा है, इसका कंसंट्रेशन भी इंक्रीज हो रहा है। तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज बायो मैग्निफिकेशन। बायो एक्यूमुलेशन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए एक्यूमुलेट कर रहा है, मैग्निफिकेशन पूरे ट्रॉफिक लेवल में इंक्रीज कर रहा है, ठीक है जी। देन इज थर्मल रेडिएशन। व्हाट इज थर्मल रेडिएशन? थर्मल रेडिएशन इज जब हम लोग टेम्परेचर चेंजेस करते हैं सडनली वाटर में। फॉर इंस्टेंस हम लोग जो आपके पावर प्लांट्स है वहाँ पे जो वेस्ट वाटर है वो हम बाद में डिस्चार्ज करते हैं, तो इट कॉज टेम्परेचर जो राइज लाइक ऑलमोस्ट 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर राइज कर जाता है, विच कॉजेज लाइक वहाँ की लोकल इकोलॉजी वो खराब हो जाती है। सिम जैसे कि एम्फीबियंस हैं, बर्ड फिशेज हैं, दे आर वेरी वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर्स एंड थोड़ा सा भी टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है इनके मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो है वो खत्म हो जाते हैं। सिमिलरली रेडिएशन पोल्यूशन है, हम लोगों ने फुकुशिमा डाइची वाला जो डिजास्टर है वो देखा हुआ है। उसमें कैसे हम लोगों ने देखा कि रेडिएशन की लीकेज से वो सारा एरिया जो है कंटेमिनेटेड हो गया, वहाँ से कितने ज़्यादा इकोलॉजी का प्रॉब्लम निकल के आया। दैट इज ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट इशू, ठीक है जी, कॉजिंग वाटर पोल्यूशन। सिमिलरली मरीन पोल्यूशन है। मरीन पोल्यूशन इज पोल्यूशन विच इज हैपनिंग इन दी ओशंस में जो पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट इशू एरियाज क्या है यहाँ पे? सो फर्स्ट वन इज प्लास्टिक पोल्यूशन। लॉट्स ऑफ प्लास्टिक इज बीइंग डिस्पोज्ड इन दी ओशंस। माना जाता है कि 2050 तक आते आते लाइक ओशंस में जो है फिशेस का नंबर कम होगा, प्लास्टिक का जो नंबर है वो ज़्यादा होगा। सो अगेन इतना जो है प्लास्टिक पोल्यूशन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। जैसे आपने ग्रेट पैसिफिक गार्बेज गैप पैच के बारे में सुना होगा, तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट, ठीक है। इसके अलावा जो हम लोग यहाँ पे बहुत सारा ऑयल एक्सप्लोरेशन भी करते हैं, ऑयल का मूवमेंट भी देखते हैं, तो इससे बहुत सारे ऑयल स्पिल्स भी होते हैं, ठीक है। ऑयल स्पिल इज नथिंग बट कोई कंटेनर ब्रेक कर गया, कोई ऑयल रिग जो है खराब हो गया, वहाँ से जो है ऑयल रिसने लग जाता है, पूरे पानी में चल जाता है, पूरे पानी में एक ऑयल की चादर बना देता है। दिस इज कॉल्ड एज ऑयल स्पिल, ठीक है ना। इससे क्या होता है जो केमिकल तो जब ऑर्गेनिज्म इंजेस्ट करते हैं इस ऑयल को तो क्या होता है वो मर
जाते हैं, और जब बर्ड्स जो है इन मरे हुए जानवरों को खाते हैं तो उनके जो है किडनीज खराब हो जाते हैं, एंड दैट कॉजेज दैट। सिमिलरली लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स कम विद ऑयल स्पिल। और ये ऑयल क्या करता है, ये जो है सनलाइट को नीचे जाने नहीं देता है वाटर में, एंड इवेंचुअली वहाँ आपका जो इकोसिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। इसके लिए वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग कॉल्ड एज बायो रेमिडिएशन। बायो रेमिडिएशन में क्या होता है, हम लोग ऑर्गेनिक लाइफ को यूज़ करके इस ऑयल को हार्मलेस कंपाउंड्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम लोग बैक्टीरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे अगर आपने ऑयल जैपर का सुना होगा, ऑयल जैपर इज द बैक्टीरिया दैट वी आर यूजिंग टू रिड्यूस दिस क्रूड ऑयल इनटू the unharmful substances जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है जी। दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। सिमिलरली देयर इज अंडरग्राउंड वाटर पोल्यूशन विच इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इशू, स्पेशली इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू। क्यों? बिकॉज हम लोग जो ग्राउंड वाटर है वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। मैटर ऑफ फैक्ट हम वर्ल्ड में 25% जितना वर्ल्ड का ग्राउंड वाटर यूज़ होता है वो हम लोग यूज़ करते हैं। लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर यूज़र है हम लोग, और पानी का टेबल हमारा इतना नीचे पहुंच गया कि वहाँ पे हैवी मेटल जो है, नीचे के जो हैवी मेटल है वो पानी में मिक्स होने लग गए, इस कारण लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर, ठीक है जी। जैसे हैवी मेटल टॉक्सिसिटी मैंने आपको पीछे बताया था, आर्सेनिक ऐड हो रहा है, कैडमियम ऐड हो रहा है, निकल ऐड हो रहा है आपका, देन उसके बाद लेड है वो ऐड हो रहा है, जिसके कारण अगेन लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज दे इवेंचुअली कम, लॉट ऑफ डिजीज वो हमको फेस करने पड़ जाते हैं, ठीक है जी। जैसे कि नाइट्रेट्स हैं, नाइट्रेट्स वो क्या करते हैं, मिथाइलो ग्लोबामिनिया एक ये डिजीज है, ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है जी। सॉरी, इसको हम लोग ब्लू बॉय सिंड्रोम बोलते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम बोलते हैं। एंड इसके अलावा जैसे कैडमियम है, टाई डिजीज हो गया, देयर लॉट ऑफ अदर डिजीज जो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया इसके लिए, जल जीवन मिशन लिया हुआ है कि हम लोग जल जो है सेफ वाटर, ड्रिंकिंग वाटर जो है वो हम लोगों को पहुंचाएंगे, और ये काम हम लोग करेंगे। तो इस मिशन के अंदर जो हमने बाकी सारे मिशन को क्लब किया हुआ है, जिसमें वाटर का जो है मैक्सिमम यूज़, एफिशिएंट यूज़, एंड हर एक को जो है उसका जो जितना भी पानी की जरूरत है उतना हमें मिलना चाहिए, वो हमने किया है यहाँ पे, ठीक है। ये कुछ टाइप ऑफ मिनिस्ट्रीज इंडस्ट्रीज हैं, और वो कितनी पोल्यूटेंट जो है वो भेजती हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सारी लिखी हुई हैं। सो इनकेस अगर पूछते कि भाई यहाँ से यहाँ निकलता है, यहाँ से कौन सा पर्टिकुलर पोल्यूटेंट निकलता है, तो दैट हैज़ बीन कवर्ड हियर ओनली, ओके। देन दिस इज यूट्रोफिकेशन। यू कैन सी एल्गे का ब्लूम आप देख सकते हो, जो कि सनलाइट ब्लॉक कर रहा है, ठीक है। जब ये मरेंगे तो क्या होगा, इवेंचुअली जो बैक्टीरिया इनके ऊपर काम करेगा, बैक्टीरिया काम करेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन को डिप्लीट कर देगा, एंड ऑल दीज थिंग्स आर यूट्रिफिकेशन, ठीक है जी। यू कैन सी दिस इज बायो मैग्निफिक, दिस इज बायो एक्यूमुलेशन। देखिए मछली में विद टाइम देखो बायो एक्यूमुलेट कर रहा है, एंड धीरे धीरे हर एक ट्रॉपिक लेवल में इंक्रीज हो रहा है, तो दिस इज बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है कि नहीं। तो दिस इज बेसिकली बायो मैग्निफिकेशन, ओके। सो ये जो है बेसिकली पोल्यूशन के एस्पेक्ट्स हैं। बाकी पोल्यूशन वाले एस्पेक्ट जैसे सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, ये यू ऑलरेडी नो देम, एंड इसके ऊपर मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा। देन लेट अस टॉक अबाउट अनदर एस्पेक्ट, दैट इज योर क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज क्लाइमेट चेंज? क्लाइमेट चेंज बेसिकली क्या है? क्लाइमेट हम लोग क्या कहते हैं, क्लाइमेट में हम लोग क्या चीज़ मापते हैं? जनरली दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो नापते हैं वो है टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन, ये हम लोग चीज़ें नापते हैं, ठीक है जी। बट विद टाइम व्हाट हैज हैपेंड इज क्लाइमेट में हम लोग स्पेशली 21st सेंचुरी के आते आते हम लोग क्या देख रहे हैं, क्लाइमेट में चेंजेस देख रहे हैं, और हम लोग व्हाट वी आर विटनेसिंग ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। अभी क्या चक्कर है, हमारा जो अर्थ है उसके ऊपर जो हमारा एटमॉस्फेयर है, इसके अंदर जो है आपको कुछ गैसेस की लेयर बनती दिखती है, कुछ गैसेस की लेयर दिखती है, जिसे हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं, ठीक है। ये ग्रीन हाउस गैसेस जनरली मेड अप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, एंड आपका नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये आपको देखने में मिलता है। इस तरह की आपको गैसेस देखने को मिलती थी, ठीक है। ये इवेंचुअली क्या करती है, जो सन की हीट धरती पे पहुंचती है, और हर धरती उसके बाद जो हीट रेडिएट बैक करती है, इसे हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं, इसको ट्रैप करके जो है नीचे की तरफ वापस भेज देती थी, एंड इवेंचुअली इससे क्या होता है, हम लोग अपना एवरेज टेम्परेचर जो है मेंटेन करते हैं, विच इज़ अराउंड 17 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर ऐसा ना होता तो हम लोग लाइक -15 डिग्री सेल्सियस के आसपास में होते। तो दिस इज एक्चुअली अ लाइफ गिविंग प्रोसेस, ठीक है। बट विद टाइम व्हाट वी हैव डन इज, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ये ग्रीन हाउस गैस की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया। कैसे? बाय यूजिंग लॉट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। हमने क्या किया, हम लोगों ने ज़मीन के अंदर जो कार्बन डिपॉजिटेड था, कार्बन सिंक थे, उनको हम लोगों ने क्या किया, बाहर निकाला, पेट्रोल पंप बनाया, एंड इस पेट्रोल पंप से जो है हम लोगों ने क्या किया, लाइक ऑयल से हमने क्या किया, बर्निंग स्टार्ट करी, और उससे क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशंस जो हैं वो इंक्रीज करी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी गैसेस की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होने लगी, और एक ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो क्या हुआ है,
वो ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, जिससे क्या हुआ, हीट ट्रैपिंग इफेक्ट जो है अर्थ का वो इंक्रीज हुआ है। एंड एवरेज हम लोग देख रहे हैं ग्लोबल टेम्परेचर जो हैं दे हैव स्टार्टेड इंक्रीजिंग, ठीक है, अब तक जो है ऑलरेडी 1 डिग्री सेल्सियस के आसपास में इंक्रीज हो चुके हैं। तो दिस इज बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग से क्या हुआ, अगेन क्लाइमेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है हम लोग देख रहे हैं कि इश्यूज जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। अगर मैं ग्रीन हाउस गैसेज की बात करूँ तो एमिशन के बारे में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सबसे ज़्यादा 65% है। कार्बन डाइऑक्साइड लाइक फ्रॉम फॉरेस्ट्री एंड ऑल, यहाँ से आपका 11% निकल रहा है। मीथेन से 16% है। नाइट्रस ऑक्साइड 6% है। एंड फ्लोरिनेटेड गैसेज हैं, जो क्लोरोफ्लोरोनेटेड गैसेज है वो 2% के आसपास में, ठीक है। सबसे ज़्यादा इमिशन कहाँ से निकल के आ रहे हैं, अगेन इलेक्ट्रिसिटी हीट प्रोडक्शन में 25% है, एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री में 24% के आसपास में, तो इंडस्ट्री 21% के आसपास में कर रही है। तो दीज आर दी 3 बिग कल्प्रिट जो हम लोगों को देखने को मिलते हैं। देन उसके बाद इमिशंस के मामले में बात करें तो चाइना नंबर 1 पे है, यूनाइटेड स्टेट नंबर 2, यूयू 3rd नंबर पे, चाइना इंडिया जो है वो 4th नंबर पे आपको देखने को मिलता है। तो ये कुछ स्टैट्स हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सोर्सेज पर्टिकुलर गैस के, लाइक कौन सी गैस है उसके कहाँ से सोर्स निकल रहे हैं, मोस्टली जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कहाँ से देखने को मिलती है, ये जो है आपको फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से या फिर डिफॉरेस्टेशन से निकल रही है, ठीक है। सिमिलरली बाकी जो गैसेज हैं यू कैन फाइंड कहाँ कहाँ से निकल रही है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई इन पर्टिकुलर चीज़ें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है या नहीं निकलती है, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं आपको, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल भी देख सकते हो आप, ग्रीन हाउस गैस का कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 1 है। लाइफ टाइम जो है 50 से 150 सालों तक ये जो है एटमॉस्फेयर में रह सकती है। एंड बाकियों का जो है इट इज़ मच मच मोर देन एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड से बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखती हैं बाकी गैसेस, बट वो बहुत कम कंसंट्रेशन में मिलती है एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। सो हम लोग यहाँ पे इनको इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है जी। सो इफेक्ट्स क्या होते हैं, इसके इफेक्ट अलग अलग हो सकते हैं ऑन क्रायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, इन्वायरमेंट डाइवर्सिटी, हेल्थ, फूड सिक्योरिटी, अलग अलग तरह के हम लोग यहाँ पे इफेक्ट्स देखते हैं। जैसे कि क्रायोस्फीयर में हम लोग देख रहे हैं मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स या पोलर कैप्स जो हैं वो मेल्ट कर रहे हैं, ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू निकल के आ रहा है। यहाँ की जो इकोलॉजी है, बायोडाइवर्सिटी है, सारा सिस्टम जो है खराब हो रहा है। हाइड्रोस्फीयर में हम लोग क्या देख रहे हैं, हाइड्रो सिंपली जैसे वाटर लेवल का जो है राइज होना हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। ओशियन एसिडिफिकेशन भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ओशन एसिडिफिकेशन हो गया, वाटर लेवल राइज हो गया हम लोग देख रहे हैं। कोस्टल सिटीज़ का इनंडेशन देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है जी। एटमॉस्फेरिक फिनोमिना काफ़ी ज़्यादा जो है इफेक्टिव इनके जो है इंटेंसिटी जो है काफ़ी ज़्यादा चेंज होगी। जैसे कि आपका प्रिकेरियस आपको फ्लड्स देखने को मिल रही हैं, ड्रॉट्स देखने को मिल रहे हैं। अगेन साइक्लोन्स दे हैव बिकम एवर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, जैसे यूएस में कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइक्लोन्स आ रहे हैं। सिमिलरली आप बे ऑफ बंगाल वाले रीजन या इंडियन ओशन वाले रीजन में भी साइक्लोन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी स्ट्रेंथन देखने को मिलते हैं। तो ऑल ऑफ दिस बेसिकली एटमॉस्फेरिक फिनोमिना में हमको इफेक्ट देखने को मिल रहा है। बायोडाइवर्सिटी एनवायरनमेंट, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एक्सटिंक्शंस दैट वी आर सीइंग, क्योंकि निश्चय खत्म हो रहे हैं, उनके जानवरों के निश्चय खत्म हो रहे हैं, एक्सटिंक्शन रेट्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं, ठीक है। जैसे पोलर बियर है, अगेन इट इज़ फियर्ड दैट इट विल गो एक्सटिंक्ट बाय 2050, ठीक है ना। तो इस तरह के एक्सटिंक्शन के इशू निकल के आए हैं। बायोडाइवर्सिटी जो है वो हैम्पर हो रही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। हेल्थ के ऊपर इश्यूज क्या देखने को मिलेंगे, बहुत सारे ट्रॉपिकल डिजीज से टेम्परेचर इंक्रीज होने से वो टेम्परेट रीजन में चले जाएंगे, तो वहाँ पे जो है लोगों को काफ़ी तंग करने वाले हैं, जो स्पेशली ट्रॉपिकल डिजीज जैसे मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो इस तरह के हेल्थ इफेक्ट्स आपको काफ़ी देखने को मिले। फूड सिक्योरिटी, अगेन मोस्ट ऑफ जो फूड है वो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में बनता है, तो अगेन जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो यहाँ की प्रोडक्टिविटी कम होगी, और इसके कारण क्या होगा, अगेन फूड सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू निकलने वाला है, स्पेशली जब हम 11 बिलियन होने वाले हैं 2050 के आसपास में या 2100 के आसपास में। तो ऑल ऑफ दीज आर बेसिकली इश्यूज जो हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के कारण देखते हैं, और इसको हम लोग रिवर्स कैसे कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, हम लोगों ने लाइक 2-3 लेवल पे हम लोग इसे कर सकते हैं। पहली चीज़ है कि हम लोग अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज करें, और इंटेंसिटी की, इमिशन की इंटेंसिटी, उनको जो इनकी इमिशन की इंटेंसिटी है उसको हम लोग रिड्यूस करके देखें, ठीक है जी। एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे कि क्लीन कोल टेक्नोलॉजी यूज़ करें, कम से कम कोल से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करें ताकि हम लोग एफिशिएंसी निकाल सकें। फिल्टर्स, स्क्रबर्स को यूज़ करें ताकि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में जाने से रोक सकें। तो इससे क्या होगा, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, हमारी इंटेंसिटी इमिशंस की बोर्ड जो है डिक्रीज होगी। सेकंड इज ऑल टुगेदर हम लोग क्लीनर टेक्नोलॉजीज की तरफ मूव कर जाएं, जैसे कि रिन्यूएबल्स की तरफ चले जाएं, जहां से ऑल टुगेदर कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन जो है वो बंद हो जाएगा, ठीक है जी।
थर्ड जो है, ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में लोग डाल रहे हैं उसको हम लोग जो है किसी तरह से कैप्चर करें और देन उसको जो है हम लोग क्या कर दें, सिक्वेस्चर कर दें। सिक्वेस्चर का मतलब क्या होता है, ज़मीन में कहीं पे फेंक दें, ठीक है जी, वो एटमॉस्फेयर से उसे निकाल फेंके बाहर, ठीक है जी। कार्बन से हम कहते हैं कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन, जैसे कि हम लोग क्या करें, एटमॉस्फेयर से हम लोग कैप्चर करें एटमॉस्फेयर को और देन उसको जो है हम लोग सिक्वेस्टर कर दें, या तो जियोलॉजिकली सिक्वेस्टर कर दें या फिर जो है उसको ओशियंस में सिक्वेस्टर कर दें। जियोलॉजी मीन्स रॉक्स के अंदर डाल दें, या पुराने ऑयल वेल्स हैं वहाँ पे अंदर डाल दें, या किसी कार्बन माइन जो कोल माइन है वहाँ पे डाल दें और देन उसको वहाँ पे रख के भूल जाएं, वो धीरे धीरे वहीं पे डिजॉल्व हो जाएगी। ओशंस के अंदर हम लोग डेप्थ में जाके ओशंस में कार्बन डाइऑक्साइड इंजेक्ट कर दें और फिर वो जो है एटमॉस्फेयर से कट ऑफ हो जाए। इस तरह की चीज़ें हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो बेसिकली 3 चीज़ें हैं, ठीक है। एक, एफिशिएंसी इंक्रीज करके इमिशंस इंटेंसिटी रिड्यूस करो, देन सेकंड, क्लीनर फ्यूल्स की तरफ आ जाओ, क्लीन टेक्नोलॉजी की तरफ आओ, थर्ड, जो ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में है उसे रिड्यूस कर दो, ठीक है जी। यहाँ पे हम 2 वर्ड यूज करते हैं, कार्बन सिंक एंड कार्बन सोर्स। कार्बन सिंक क्या होता है जनरली, कार्बन सिंक जो है इट इज दैट आप कह सकते हो फिनोमिना जहाँ से जो एटमॉस्फेयर से ग्लोबल नेचुरली जो है एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को वो क्या कर रही है, वो रिड्यूस या निकाल रही है बाहर, ठीक है। जैसे पेड़ हैं, जंगल हैं, वो क्या करते हैं, वो बेसिकली कार्बन सिंक का काम करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या करेंगे, सिक्वेस्चर करते हैं, यूज करते हैं और उससे बायोमास प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है जी। बायोमास प्रोड्यूस करते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्बन सिंक बोलते हैं। कार्बन सोर्स जो है वो क्या करते हैं, जो कि नेट कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऐड कर रहे हैं, ठीक है जी। बहुत सारे जंगल पहले कार्बन सिंक होते थे, अब कार्बन सोर्स बन गए। जैसे अमेजोन का जंगल जो है पहले कार्बन सिंक होता था, अब जो है वो कार्बन सोर्स बन गया। जल्दी कंटिन्यूसली कटाई से उसके जो इकोलॉजिकल ऑर्डर डिस्टर्ब होने से अब वो कार्बन सोर्स बन गया, ठीक है। सो कार्बन सिंक इज देयर देन कार्बन सोर्स इज देयर, ठीक है। इस तरह कुछ और हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखते हैं, जैसे अर्बन हीट आइलैंड का फिनोमिना, ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। अर्बन एरियाज में आप देखोगे कि एवरेज जो टेम्परेचर है वो आसपास के रूरल एरियाज से या आसपास के जो ग्रीनर एरियाज हैं उनसे जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ एक्सेसिव कॉन्क्रीटाइजेशन, ठीक है जी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंक्रीटाइजेशन है, सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप देख सकते हो सरफेस एरिया कंपैरेटिवली ज़्यादा, तो ये हीट ज़्यादा अब्जॉर्ब करती है, कंक्रीट हीट ज़्यादा अब्जॉर्ब करता है और देन इवेंचुअली ग्राउंड में मतलब हीट ज़्यादा अब्जॉर्ब होती है और देन वो इस हीट को रेडिएट करता है, इससे कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है जी। प्लांट्स ना होने के कारण कोई इवेपोरेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन नहीं होती है, तो इस करके क्या होता है, इवेंचुअली ये हीट जो है डिसिपेट नहीं होती है, तो इवेंचुअली क्या होता है, यहाँ पे हीट का ब्लॉक हो जाता है, हीट ट्रैप हो जाती है, ठीक है जी। इवेंचुअली इसको हम लोग फिर कूल करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग एसी चलाते हैं, हम लोग व्हीकल्स यूज़ करते हैं, तो इस सब से भी क्या होता है, हीट जो है इंक्रीज होती है और इसके कारण हम लोग एक अर्बन हीट आइलैंड का फिनोमेना देखते हैं, जो कि अर्बन एरियाज में कंपैरेटिवली टेम्परेचर ज़्यादा मिलता है, ठीक है जी। सो बेसिकली एक्सेसिव कॉन्क्रीटाइजेशन से हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग यहाँ इन एरियाज में टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अप टू इवन 15 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस हम लोगों को देखने को मिल जाता है, ठीक है जी। इसी कारण हम लोग क्या करते हैं, अगेन एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, लाइक और ज़्यादा हम लोग एसी चलाएंगे, लाइक गाड़ियाँ यूज़ करेंगे एंड ऑल दिस थिंग्स, इवेंचुअली इट हैज़ अ कैस्केडिंग इफेक्ट, ठीक है कि नहीं। सो ओके, इसके लिए हम लोग कर क्या सकते हैं, हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे प्रॉपर जैसे जो ग्रीन बिल्डिंग कोड है इसको फॉलो कर सकते हैं, अपनी जो रूफ्स हैं इनको हम लोग वाइट कलर से पेंट कर सकते हैं, रिफ्लेक्टिव बना सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल दिस थिंग्स बेसिकली हेल्प यू आउट इन, एंड जितना अर्बन गार्डनिंग या फिर प्लांटेशन करना, दैट कैन ऑल्सो हेल्प इन अगेन रिड्यूसिंग दिस अर्बन हीट आइलैंड वाला फिनोमिना, ठीक है जी। वन मोर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हम लोगों ने इस साल में देखा है, दैट इज हीट डोम। अभी हीट डोम बेसिकली क्या चीज़ है, हीट डोम इज द काइंड ऑफ ट्रैपिंग ऑफ हीट, एक पर्टिकुलर जगह में हीट का जो है ट्रैप हो जाना, स्पेशली इन अपर हम लोग लैटिट्यूड में देखते हैं ये फिनोमिना को। हीट डोम में बेसिकली क्या होता है, हम लोग देखते हैं जेट स्ट्रीम चल रही है, एक ये इंपॉर्टेंट जेट स्ट्रीम चल रही है, दिस इज द पोलर जेट स्ट्रीम, एंड ये क्या करती है, ये ऊपर आपके हाई ऑल्टीट्यूड वाले रीजन में चलती है और यहाँ पे क्या होता है, जनरली जो गर्म हवा है आसपास से, जो गर्म हवा है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव कन्वेक्शन, जब वो ऊपर को उठती है, ठीक है, एक्सेसिव हवा जब वो ऊपर को उठने की कोशिश करती है एंड इवेंचुअली क्या होता है, ये जो आपकी जेट स्ट्रीम में क्या करती है, हाई प्रेशर क्रिएट करती है और ये हाई प्रेशर जो है इवेंचुअली क्या करता है, इस हीटेड एयर को, कन्वेक्टिव एयर को ऊपर नहीं उठने देती है, इवेंचुअली नीचे ही ट्रैप हो जाती है। मोर एंड मोर हॉट एयर जो नीचे को ट्रैप होती है इवेंचुअली कॉजेज
लाइक टेम्परेचर टू इंक्रीज अ लॉट, इसीलिए हम लोगों ने जैसे कनाडा वाले रीजन में अभी आपको इवन 40 डिग्रीज सेल्सियस जो है टेम्परेचर ब्रीच होता देखा। क्यों? इट वाज बिकॉज ऑफ दिस हीट डोम। ठीक है जी, मेनली इट इज़ द जेट स्ट्रीम, जो आपकी पोलर जेट स्ट्रीम है, ये क्या कर रही है, एक काइंड ऑफ डोम्स ऊपर बना रही है, सरफेस काइंड ऑफ एक डोम बना रही है, जिसके कारण क्या हो रही है, वार्म एयर जो है वो ऊपर राइज नहीं कर पा रही एंड ये इवेंचुअली नीचे ही ट्रैप होती है। ठीक है कि नहीं? तो दिस इज हाउ बेसिकली a heat dome is formed, and again this causes a lot of temperature rise in a particular area. Okay, न्यूज़ में चल रही थी। इसके अलावा लास्ट में हम लोग बात करते हैं फटाफट से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की। बात करने वाला कुछ नहीं है इसमें, मैंने आपको इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस लिख के और उनके जो हेडक्वार्टर्स और क्या काम कर रहे हैं वो बना के लिख दिया, जैसे कि UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस रिड्यूशन के हम लोग काम कर रहे हैं इसमें। 1994 में ये फोर्स पे आई थी, बॉन जर्मनी में इसको जो है हेडक्वार्टर्स है। इनके दो इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, क्योटो प्रोटोकॉल हमने सुना था 1997 में, COP3 में ये इस्टेब्लिश हुआ था, एंड पेरिस क्लाइमेट डील जो है आपकी COP21 में ये हम लोगों ने सेटअप करी है, जिसमें अभी सारे नेशंस क्या कर रहे हैं, नेशनल डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस को रिलीज कर रहे हैं। ठीक है जी। देन इज नेक्स्ट इज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी 1993 ऑस्ट्रिया वियना में है। ठीक है जी, सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसके भी दो प्रोटोकॉल्स है, कार्टेगेना प्रोटोकॉल 2000 का, नगोया प्रोटोकॉल 2010 का। ठीक है जी, कार्टेगेना प्रोटोकॉल इज फॉर बायो सेफ्टी, मीन्स जो आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं इनका इस्तेमाल और ट्रेड के ऊपर है। नगोया प्रोटोकॉल जो है एक्सेस बायोडाइवर्सिटी के प्रॉपर एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग के ऊपर है, ABSTT भी बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है जी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन को कम्बैट करने वाली ओनली यूनाइटेड नेशन लेवल की बॉडी है ये। CSD कन्वेंशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये पहले ही 1992 में हुई थी, फिर आपकी जो है इसकी समिट 1997 में हुई थी, फिर 2002 में हुई थी, फिर 2012 में रियो में हुई थी, रियो में हेडक्वार्टर्स हैं। और ये लोग क्या करते हैं, बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाते हैं। इनको एक इंपॉर्टेंट एरिया में इन्होंने काम किया था, कॉल्ड एजेंडा 21, जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हैं, सारे इस एजेंडा 21 से बने हुए हैं। इस टाइम पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फर्दर कर रहे हैं। ठीक है जी, यूनेप यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, दिस इज द वॉइस ऑफ एनवायरनमेंट इन UN 1972 नायरोबी में बनाई थी हमने, ताकि इन्वायरमेंट को एक से मिल सके, एक वॉइस मिल सके यूनाइटेड नेशंस के अंदर। IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जेनेवा स्विट्जरलैंड में 1988 में बनाई गई थी। ये साइंटिस्ट्स का ग्रुप है, लाइक पूरे वर्ल्ड साइंटिस्ट यहाँ पे आके बैठते हैं और ये क्या करते हैं, ये जो इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक एनालिसिस करते हैं, रिपोर्ट्स लेके आते हैं, ये बेसिकली क्लाइमेटिक मॉडल्स बनाते हैं और प्रूफ लेके आते हैं, साइंटिफिक प्रूफ लेके आते हैं कि भाई क्लाइमेट में क्या इशू निकल कर रहा है। ठीक है जी, इनकी रिपोर्ट्स को हम लोग असेसमेंट रिपोर्ट्स बोलते हैं। असेसमेंट रिपोर्ट लेके आते हैं। अभी रिसेंटली असेसमेंट रिपोर्ट जो 6 है, 6th असेसमेंट का पहला पार्ट रिलीज भी हो गया, तो इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको आप ढंग से देख के जाना। देन IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर 1948 ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में इनका जो है आपका हेडक्वार्टर्स है, और ये क्या करते हैं, स्पीसीज की डॉक्यूमेंटेशन करना और उनको बचाना, बायोडाइवर्सिटी की एडवोकेसी करना, ये काम करते हैं। इनकी बहुत फेमस जो है, दिस इज द रेड बुक, और ये जो है इट इज़ वेरी वेरी फेमस, जिसमें ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड जानवरों के ऊपर बातें करते हैं। ठीक है जी, रामसर कन्वेंशन, ये कहाँ पे 1971 में फॉर्म की थी। रामसर ईरान में एक सिटी है, वहाँ पे सस्टेनेबल यूज़ ऑफ वेटलैंड्स के ऊपर जो है काम करते हैं। इनमें एनरोल होने वाली हर नेशन को अपना एटलीस्ट एक वेटलैंड जो है वो यहाँ पे डालना होता है। और आप मुझे बताएंगे कि इंडिया के अभी इन टोटल कितने वेटलैंड यहाँ पे हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे लिख के जरूर बताना। ठीक है, स्टॉकहोम कन्वेंशन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स के ऊपर जो है बनाई गई थी। साइट्स जो है, इट इज़ कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑन इंडेंजर्ड स्पीशीज, तो ये ट्रेड को जो है रेगुलेट करते हैं, 1973 में बनाई गई थी। इनके तहत इनके पास 3 जो आपके बेसिकली इन्होंने जानवर जो भी मतलब ट्रेड है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। सो पहली कैटेगरी में जो आप ट्रेड नहीं कर सकते, सेकंड में अलाउड है, थर्ड में जो है क्या होता है बेसिकली लाइक नेशंस मिलके जो है यहाँ पे इन किसी जानवर को यहाँ पे ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, CMS दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज बॉर्न कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ बर्ड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। सो अगेन यहाँ पे भी क्या है, माइग्रेटरी जो स्पीशीज होती है इनकी प्रोटेक्शन के ऊपर काम किया जाता है। वियना कन्वेंशन ओजोन लेयर को बचाने के लिए 1985 में बनाई गई थी। 1987 में इसके ऊपर एक प्रोटोकॉल बना था कॉल्ड एज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसके तहत हम लोग ओजोन लेयर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी, बेसल कन्वेंशन है, हैजार्डस वेस्ट का डिस्पोजल, इसके ऊपर बनाई गई थी। UN रीड है, रीड प्लस है, जिसे हम फॉरेस्ट कार्बन फैसिलिटी
या इस तरह कुछ है, पार्टनरशिप इस तरह का जो है कुछ इसका नाम है, रीड एंड रीड प्लस। बेसिकली जो डिफॉरेस्टेशन या फॉरेस्ट डिग्रेडेशन है उसको रोकने के लिए यहाँ पे काम कर रहा है, स्पेशली उन नेशन के बाद जिनके पास बहुत सारा फॉरेस्ट धरोहर है, उनको काटने कि वो ये फॉरेस्ट को ना काटे, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा इंसेंटिव देने की बात करते हैं। इसके लिए हमने काम स्टार्ट किया 2008 में। किगाली एग्रीमेंट ये 2016 में है। बेसिकली दिस इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अपडेट किया, अमेंडमेंट किया है, जिसके अंदर कुछ हमने जो है HFCs को डाला है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को डाला है, ताकि इनको हम लोग मिनिमाइज कर सकें। मिनीमाटा कन्वेंशन अगेन मर्करी और उसके एडवर्स इफेक्ट्स, उसके कंटेमिनेशन को बचाने के लिए 2013 में हमने बनाई थी। इंटरनेशनल वेलिंग कन्वेंशन, ये जो है वेल्स को जो है कंटिन्यूसली जो वेल्स को मारा जाता है फॉर फूड एंड फॉर लाइक फिशिंग पर्पसेस, इसको बचाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे इस 1946 में बनाई थी। एंटार्क्टिक ट्रीटी ये बेसिकली 1959 में बनी है और ऑलमोस्ट सारे लोग इसके मेंबर्स हैं। ये ट्रीटी क्या बोलते हैं कि भाई आप एंटार्क्टिका के ऊपर जो है कोई भी लाइक टेरिटोरियल क्लेम्स नहीं कर सकते, इट हैज़ टू बी यूज फॉर पीसफुल एंड साइंटिफिक पर्पसेस ओनली। आर्कटिक काउंसिल 1989 में बनाई गई थी। बेसिकली आर्कटिक के आसपास के जो नेशन है, वहाँ की इंडिजिनस कम्युनिटीज़ हैं, वो मिलके जो है आर्कटिक को सस्टेनेबल बनाएं, इसके ऊपर जो है काम करना था। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल 1922 में कैम्ब्रिज यूनाइटेड किंगडम में बनाई गई थी। कंजर्वेशन ऑफ बर्ड्स को कंजर्व करने के लिए, बर्ड्स की कंजर्वेशन एंड बर्ड की जो है आपकी डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए हमने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। इट इज़ द ऑफिशियल लाइक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ IUCN के लिए जो है बर्ड्स का डेटा वो जो है ये ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करवाती है, ठीक है जी। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा 1950, अगेन मेट्रोलॉजिकल जो स्टडीज़ हैं वो ये ऑर्गेनाइजेशन करती है। सिमिलरली लाइक लास्ट वन इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस, सॉरी ये वापस रिपीट हो गया। दिस इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस, दिस इज राइट नाउ इन गुरुग्राम, अगेन प्रमोट क्या कर रहे हैं, सोलर एनर्जी प्रमोट करते हैं। 2015 में अभी रिसेंटली जो है इनके फिर से चुनाव हुए, जिसमें इंडिया एंड पेरिस जो है वो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट दोबारा से चुने गए हैं, ठीक है कि नहीं। सो दैट इज द ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन थी। आई कुड हैव रिटन मोर ऑल्सो, बट आई डिड नॉट। सो गाइज, इन केस इफ यू हैव एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन यू थिंक दैट दे आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। दैट इज गोइंग टू हेल्प अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो हु आर वाचिंग दिस वीडियोस, ठीक है जी। सो दैट इज इट गाइज, दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। अगेन थैंक यू वेरी मच, आई होप दिस यू आर लाइकिंग this particular series and go check out the questions, वो आपको help करेंगे। And from tomorrow onwards we are going to start with the next section. So thank you very much, all the very best and bye bye.